बायोकेमिस्ट्री है। एक में हम वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बस सारा विटामिन खनिज लवण और जल 6 चीजें पढ़ेंगे उसमें। 6 कर लिए ना, 6 पॉइंट आ गए ना। 7वां स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो गए मुझे। साथ में लिखोगे बिना स्टेरिलाइज्ड स्टेरिलाइज्ड बोलते हैं ना, स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट संक्रमित बोलते हैं ना, निसंक्रमित है उपकरण को टीट में डालना। बहुत से उपकरण आते हैं ना, जो एक दो फेमस है, उनके एक दो के नाम बताओगे। टीट साइफन, और भी होते हैं ना। टीट साइफन सबसे फेमस नाम है, टीट साइफन। क्या काम आएगा? जब भी काम में लेते हैं, काम में लेने के बाद में भी उसको साफ करके छोड़ना है, काम में लेने से पहले भी साफ करना है। हम आमतौर पर मानते हैं भी हाँ साफ कर लिया, काम में ले लिया, फिर छोड़ दिया बिना धोए, और बाद में काम में ले तब तो बैक्टीरिया बहुत उस पर हावी हो जाएंगे। अगर वो ले लेते हैं तो क्या हो जाता है फिर? बिना बिना लिखा है, ये तो क्या है, निसंक्रमित है, लेकिन बिना कर दिया तो क्या है, वो स्टेरिलाइज्ड नहीं है। तो काम में लेंगे तो क्या है, संक्रमण करेगा, इन्फेक्शन कर सकता है। वहां पे क्या इन्फेक्शन हो सकता है? या तो आपने आराम से नहीं डाला तो भी गड़बड़ हो सकती है। टीट में अगर डाल लो यहाँ पे, कई बार 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 आप देसी भाषा में हाँ निप्पल लगा के दूध काटना, निप्पल लगा के दूध काटना, ऐसे आते हैं। ऑइंटमेंट आते हैं, उसके साथ आती है ना, जैसे पेंडिस्टिन के साथ आती है, LMB कंपनी कोई आती है उसके साथ आते हो, तो और ही बढ़िया। नीचे उसमें क्या होता है, प्लग होता है, ऐसे लगा देंगे तो बाहर से बैक्टीरिया नहीं घुसते उसमें। तो डालने ते वक्त क्या ध्यान रखना होता है, कैसे डालना चाहिए? पहले आपको जैसे टीट ऐसे ऐसे फोल्ड है, मान लीजिए टीट है ऐसे फोल्ड है थोड़ा सा, तो टीट को पहले थोड़ा स्ट्रेट करना है, मतलब खींच के थोड़ा सा सीधो करना है। नहीं तो क्यों नहीं होगा, तो क्या होगा, टेढ़ी पेढ़ी जांच का नहीं, थरने पकड़ के पहले स्ट्रेट करना है। उसके बाद में आराम से पहले उसके लुब्रिकेंट लगाना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हो उसके आगे लुब्रिकेंट लगाना है, तेल या चिकनाई, ग्लिसरीन, वैसलीन या घी, कुछ भी लगा दो उसके आगे। और लगाने के बाद में जैसे दोनों हाथों से आपने ये बीच में थन है इसको पकड़ लिया, और ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ लगाने के बाद में उसको स्ट्रेट रखना है थन को, और धीरे धीरे जैसे ऐसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ ना, ऐसे करना है। और कई बार ऐसे करके ऐसे करते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, वो इंजरी कर सकता है। तो अगले दिन इन्फ्लामेशन, पहले दिन का सही हो थन का है, पहले तो निप्पलों तो दूध आ जाए, तो आजकल निप्पलों को नहीं आ गए कि पहले थन हिस्सो, फिर क्या होगी, 2 आंगलियां वर्ग होगी, 3 आंगलियां वर्ग, सूज जाओ पूरा पूरा, अटर क्वार्टर खराब हो जाता है फिर उससे। तो इसमें लिखेंगे क्या हो जाएगा, मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस ये बहुत पुराना नाम हो गया। बताओ विनय, आप बताओ, ITIS लगता है तो क्या होता है उसका अर्थ? है किसी के लास्ट में अगर ITIS लगता है उसका अर्थ क्या है? सूजन है ना। और ये मेस्ट नाम किसके साथ लिंक करता है? अडर के साथ। इसका मीनिंग क्या है? अडर। और इसका मीनिंग क्या है? सूजन। तो अडर में सूजन, मैस्टाइटिस। दूसरा नाम लिखेंगे टीट फिस्टुला। टीट फिस्टुला, ये नाम तो कल भी आया था दिनेश। किस में आया था ये टीट फिस्टुला नाम, किस में आया था सिर्फ में? अविक्रम किन आए हो? तो क्या हो जाएगा उससे? हाँ, बड़ा छेद हो जाएगा ना उससे। ऐसे टीट में इंजरी होने से टीट में भी साइड में छेद, तो यहाँ ओरिफिस होता है, दूध के उराणों पहले साइड में निकलना है, बाईपास ही हो गए वो, तो बहुत ही मुश्किल। अगर टीट की ओरिफिस के आसपास अगर छेद है ना, तो इसकी ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल है।
क्योंकि ये मेन होल है जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। जैसे मान लिया ये है, बीच में होता है, उसका नाम क्या है? ये जो बीच में मैंने पाइप सी बनाई इसका नाम क्या है? दूध नलिका, टीट कैनाल है, जहां से दूध आ रहा है, रास्ता है। और ये ओरिफिस है, छेद है ना यहाँ पे। कई बार यहाँ इंजरी होगी, यहाँ इंजरी होगी, यहाँ से भी दूध निकल रहा है साइड से, कि बिल्कुल पास हो गया ना इसके। यहाँ डायग्राम में तो थोड़ा सा हमें गैप लग रहा है अभी, हाँ एक आंगल जगह है, लेकिन थर्ड में देखा हुआ बिल्कुल ही जमा सारे है। तो यहाँ अगर हम ऑपरेट करें तो यहाँ से क्या है, बिल्कुल स्किन नए के बराबर है ना इसमें, इस जगह में, तो यहाँ पे हीलिंग होने के चांस बहुत ही कम है। तो मोस्टली ये ऑपरेट कब करना चाहिए फिर? जब ड्राई सीजन में ना पशु, ड्राई सीजन में तब करेंगे, क्योंकि डेली वहाँ मिल्किंग नहीं होती तो वहाँ छेड़छाड़ नहीं होती, छेड़छाड़ नहीं होती, हीलिंग के चांस बढ़ जाते हैं, फिर कवर जल्दी होगा। तो कई बार देखते हैं कि उरे हुए नहीं, उरे टांका लगा दिया, उरे टांका लगाना ठीक हो जाओगे क्या? मेरे को नहीं होगा, 2-4 दिन बाद में कहेगा कि हाँ पहले थोड़ा हिस्सो तो अभी हिस्सो हो गए। वो दूध ऊपर से तो आ रहा है, वो तो बेन तो जगह चाहिए फिर उरे करे, बिल्कुल खिंचाव आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ टीट कैनाल तक ये सारा रास्ता क्लियर करना पड़ेगा पहले, बीच वाला जो भी रास्ता है वो सारा क्लियर करना है। और सबसे पहले सुसरिंग किसको करनी है? टीट कैनाल को करनी है। टीट कैनाल को सुसरिंग होगी, उसके बाद में यहाँ पे स्किन की सुचर होगी, तब दोनों सुचर सही होंगे ना, दोनों चाहिए हो। ये टीट फिस्टुला होगा, साइड में छेद होना। एक नाम है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, FIBROSIS, फाइब्रोसिस। इसको हिंदी में ऐसे निशान उत्तक बोलते हैं। ये वहां पे फिक्स एक एरिया खराब हो जाएगा, पत्थर जैसा हो जाएगा। पत्थर जैसे स्टार्टिंग में स्वेलिंग आती है, उसके बाद में ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो अपन कहते हैं क्षेत्र फिदरकार इशारा आ जाए, फिर ब्लीडिंग भी आने लग जाती है। फिर क्या पानी जैसा होने होते होते क्या है, ये पहले 50 धार आती, फिर 20 से 10 से 0 ही हो जाता है। और धीरे धीरे वो पूरा टिश्यू अडर का जो क्वार्टर है वो भी खराब, कई बार पूरा अडर ही खराब हो जाता है। तो फाइब्रोसिस पत्थर जैसा हो जाता है वो। ये 7 नंबर पे था, 8 नंबर लिखेंगे आगे। 8 नंबर में लिखोगे गलत तरीके से गलत जगह पर बिना स्टरलाइज्ड, गलत तरीके से गलत जगह पर बिना स्टरलाइज्ड। वो स्टरलाइज ऊपर लिखा था ना, STERILIZED, टिक्का लगाना मतलब इंजेक्शन। गलत तरीका तो क्या उसका है, रूट भी हो जाता है। हाँ तो गलत तरीका ही है वो। आपको फ्रेश निडल लेनी चाहिए। कहने तो हम ऐसे बोलते हैं, 5 आदमी तो वही चले बोग रहे, ऐसे होता है। अब मैं सुई का नहीं हाथ लगा के नहीं देखता रहा जब तक बनी खुद रहने में नहीं है। अपन लगा यहाँ पत्थर वर्गी हो गया तो फाइब्रोसिस हो गया, सुई का फाइब्रोसिस कर दिया। जब मैंने किया कोई तो भी जी को नकर फेंक देंगे हैं। तो वो करेंगे तो क्या है, बेचारे पशु को दर्द है, वो बोलता नहीं है, वो आगे वो खुरदरी हो रही तो खुरदरी और जगह पड़ती जागी, चामड़ी का फिस्टुला वरना हो रही है बेटे। तो गलत है वो तरीका। या निडल का थोड़ा नंबर भी याद रखना है, उसकी लेंथ है वो 1.5 इंच के आसपास होती है। वैक्सीन करते हैं वो तो छोटी 1 इंच होती है। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ये जो वैक्सीन करते हैं वो निडल छोटी होती है, सबकट एरिया में अपने आप चली जाएगी, क्योंकि आप चलते फिरते पशु को ऐसे मार रहे हो, ऐसे पिस्टन की तरह रखते हैं हमें, अंगूठा उसके ऊपर ऐसे रखते हैं पीछे पिस्टन के ऊपर, भी चलता पशु नहीं मार ला रहे हो। तो अगर हम मारेंगे तो अगर 1.5 इंच की है तो ज्यादा जोर मार दिए तो बात थोड़ी ज्यादा अंदर चल जाएगी। सबकट में कौन रहा कट है, IM में चल जाएगी। तो अगर 1 इंच होती है स्पीड से मारते तो भी वो कहाँ रहेगी। आपसे पूछ सकते हैं वो छोटी सुई क्यों है, क्योंकि वो सबकट में
आमतौर पर वैक्सीन सबकट होती है, इसलिए क्या है निडल उसका साइज छोटा, साइज की लंबाई चौड़ाई न पूछे तो भी कोई सीधा पूछ ले वैक्सीन के लिए निडल बड़ी होती है, आमतौर पर निडल बड़ी होती है, तो वैक्सीन के लिए निडल छोटी काम में लेनी है, और बाकी ट्रीटमेंट के लिए निडल का साइज क्या है बड़ा होना चाहिए। लेंथ की बात कर रहा हूँ ये, और वो मोटाई एनिमल के हिसाब से। जैसे गाय भैंस की बात करें तो कितने से कितना नंबर निडल यूज करेंगे, 16, 18, 20 तक ले सकते हैं मैक्सिमम। छोटा जो है भेड़ बकरी है उसमें 20, 22, और जो हमारे कुत्ते हैं उनके लिए 24 तक भी ले सकते हैं। तो 16, 18 मोस्टली काम में लेते हैं गाय भैंस के लिए। वो जो सीधी काम में लेते हैं वो 1.5 इंच के आसपास होती है। तो गलत जगह मतलब हमें अपन तो पीठ पर भी लगा दिया, पीठ पर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बनता है ना, त्रिभुज सा बनता है गर्दन के ऊपर, एक फिक्स एंगल बनेगा ना, ऊपर क्या होता है, जैसे गर्दन है, ये पशु की ये गर्दन है, यहाँ पे हेड है आगे, यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है वो, इसमें जो ये एरिया ना, इतना एरिया है, और इसका भी जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे इंजेक्शन लगाना होता है। ऊपर यहाँ क्या जा रहा है, ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें इंजरी हो जाती है, पैरालिसिस तक होने के चांस है। और यहाँ पे आगे स्केपुला है ना, इधर आगे क्या स्टार्ट होगा, स्केपुला स्टार्ट होगी, तो उसमें भी इंजरी हो सकती है, उसको भी बचाना है, उसको भी बचाना है। और यहाँ से नीचे मांसपेशी कम है तो नीचे भी नहीं आना, नीचे यहाँ हमारा ट्रेकिया होगा, यहाँ पे हमारा इसोफेगस होगा, दोनों चीजें ना यहाँ पे, तो उनसे भी बचाना है। यहाँ पे मांसपेशी कम है, जहां मैं ये डॉट डॉट कर रहा हूँ यहाँ पे मांसपेशी कम है, तो मांसपेशी का एरिया इतना ही है, जो त्रिभुज बन रहा है ना उतना ही मांसपेशी का एरिया है। और उसका इधर से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, बेटा कोई बैठ गया, कोई नाप तोल गुनगुना अंदाजा हो जाए। फिर यहाँ सेंटर पॉइंट का मतलब क्या है, इधर मान लिया 1.5 सेंटीमीटर, इधर 1.5 है, इधर 1.5, ये सारा क्या है, ये सेंटर पॉइंट है जो बीच वाला है, यहाँ इंजेक्शन लगना चाहिए उसमें। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा, एब्सस। ये सारे नाम सर्जरी में आएंगे नहीं। एब्सस, अगला नाम है लेमनस, लेमनस, अगला नाम है पैरालाइसिस, पैरालाइसिस। और मिस क्या हो जाएगा इसमें, एब्सस में क्या हो जाएगा, हाँ हाँ इतना ही होगा। उसको तो हम एडिमा बोलेंगे स्टार्टिंग में, पहले इन्फ्लामेशन हुआ फिर एडिमा हुआ, बाद में या तो वो सिस्ट बनती है या एब्सस बनता है, सर्जरी में पड़ेगा ना। जो स्वेलिंग जो एडिमा थी आपकी, वो स्वेलिंग दो चीजों में कन्वर्ट हो सकती है, तो सिस्ट में या फिर वो एब्सस में। सिस्ट में कन्वर्ट होती है उसमें क्या हो जाता है, वो हमेशा परमानेंट रहती है। गाँव में देसी भाषा में रसोली हो गया तो क्या, उसमें एक जगह कोई छोटी सी पॉकेट होती है, इतना बड़ा एरिया है मान लिया, उसमें फ्लूइड इतनी जगह मिलेगा थोड़ी सी जगह में, बाकी में यहाँ मसल्स वगैरह होंगे सारे यहाँ पे, बाकी नहीं होगा। और एब्सस में क्या होगा, पूरे में फ्लूइड होगा, एब्सस में पूरा फ्लूइड होगा। तो जैसे आज इंजेक्शन लगाया है, स्वेलिंग आ गई, तो क्या करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग में कोई भी काम हो, चाहे हमारे गिरने के बाद में चोट लगे तो कोल्ड फोमेंटेशन, ये सर्जरी में पढ़ना है हमें। कोल्ड फोमेंटेशन मतलब ठंडा सिकताव, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, ठंडा सिकताव करना है। ठंडा सिकताव करेंगे तो 3 दिन तक वो रिड्यूस होके अब गांठ बैठ गई के, पहले दिन तो सूज गई के, 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो 72 घंटे बाद, 3 दिन बाद में हॉट फोमेंटेशन करेंगे। हॉट से क्या होगा, वो यहाँ पे एब्सस बनेगा, फिर अब घूमड़ो बन जाओ, वो फुटता हुआ, यानी वो पिलो पिलो हो जाओ, उसमें क्या है, पस हो गया है। तो वहां पर इंसिजन दे सकते हो, कोई 16 नंबर निडल से निकाल सकते हो, बाद में लाल दवा से साफ करके पोडिन वगैरह कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हो ठीक करने के लिए। तो वो एब्सस है। लेमनेस में क्या हो जाएगा, लंगड़ापन हो जाएगा, कोई नर्व इंजरी हो गई है आपके, गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से कहीं नर्व में दिक्कत आ गई है, थोड़ी आई है तब तो क्या लेमनेस है, ज्यादा आई तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कम दिक्कत होगा तो लंगड़ा के चल रहे हो गए, सोटिक को लगाए काल को पग ही कौन रखेगा, मतलब पग ठीक तो है, लकवा तो नहीं है उसमें, और बहुत ही गलत तरीके से लगा दिया है तो पैरालिसिस के भी चांस हो सकते हैं। तो 8वीं बात थी
इसके बाद में 9, लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड, लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये पीछे नाम आ चुका है। स्टेरॉइड ज्यादा यूज करेंगे तो क्या हो जाता है, किडनी डैमेज होने के चांस है ना उसमें। ड्रग रेजिस्टेंस भी आ जाता है लंबे समय तक लेने से, शोक भी आ सकता है। इसमें नाम लिखोगे किडनी डैमेज, किडनी खराब हो सकती है। एक नाम लिखा है कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्निया नाम किस में आएगा, आंख से रिलेशन है ना इसका। ओपेसिटी मतलब यहाँ दिखने से है, पारदर्शिता बोलते हैं। ऐसे तो दिख रहा है तो वो पारदर्शिता है, वहां ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे अपारदर्शिता हो जाएगा इसमें। तो ये इन दोनों के बारे में थोड़ा सा, ये टेबल पूरी होने के बाद में लिखाएंगे थोड़ा सा। 10वां लिख लो पहले। 10वें में लिखें एक ही एंटीबायोटिक को बार बार अनावश्यक प्रयोग में लेने से बार बार अनावश्यक प्रयोग में लेने से, आगे लिखना है ड्रग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे तो प्रतिरोध बोलते हैं, ये प्रतिरोध नाम फिजिक्स में भी आएगा, जहाँ पे ओम का नियम रहेगा। ओम कोई है ना, ओम लाइट वाले में आएगा, फिक्स क्वेश्चन आने वाला है उसमें। लाइट के ऊपर हमेशा फिक्स क्वेश्चन आएगा, लेंस वाले पे आएगा। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, नाम सुना लगे नहीं। समांतर क्रम में लगाते हैं, कैसे लाइट लगानी चाहिए घर पे, कैसे कनेक्शन होते हैं। दवा प्रतिरोध, इसका नाम हो जाएगा दवा प्रतिरोध। आगे लिखेंगे अलग से, नीचे ये टेबल कंप्लीट है, इसके नीचे नोट डाल के ये 2 चीजों के बारे में लिख दोगे। पहले हेडिंग डालना कॉर्नियल ओपेसिटी, नोट डाल के ये टेबल कंप्लीट होगी। नीचे लिखेंगे कॉर्नियल ओपेसिटी, अर्थात ये हेडिंग डाल दी क्या, कॉर्नियल ओपेसिटी अर्थात कॉर्निया में अपारदर्शिता, अपारदर्शिता, ये तो इसकी हिंदी होगी। इसके बारे में लिखना है इसमें कॉर्निया पर निशान या धुंधलापन होने से दृष्टि कम होने लगती है। दृष्टि नाम का कोई इंस्टीट्यूट है इंडिया में, अभी बहुत फेमस है, पता है ना सबको, विकास नाम से। हाँ, आईएएस थे वो पहले, अभी आईएएस की कोचिंग कराते हैं 20 साल से, 25 साल हो गए, 1999 से चालू है। तो
तो इसमें कॉर्निया पर निशान या धुंधलापन होने से दृष्टि कम होने लगती है। कई बार कम होती होती दिखना बंद भी हो जाता है। तो अपारदर्शिता हो जाएगी ना, दिखना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी में लिखना है ये स्थिति चोट कोमा संक्रमण कोमा एलर्जी आदि के कारण होती है। अगली हेडिंग डालोगे ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस दवा प्रतिरोध, हिंदी में इसका नाम लिखना है। दवा प्रतिरोध लिखोगे। इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध भी कहते हैं। इसे रोगाणुरोधी प्रतिरोध ब्रैकेट में लिखना AMR। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंस वो तो क्या है, DR मान लिया। ये क्या है, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या रोगाणुरोधी प्रतिरोध। इसमें किसी बीमारी के इलाज के लिए काम में ली जाने वाली दवाओं की प्रभावशीलता में कमी होने लगती है। मतलब आप कोई भी ट्रीटमेंट करते हो कंटिन्यू, अगर एक ही टाइप की दवाई यूज कर रहे हो तो उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आप देसी भाषा में क्या करें, 50 mg के लिए कोई चीजें, तो 2-4 दिन बाद में अगर वो आपका काम नहीं करे तो 55 लेनी पड़ेगी। 500 mg वाले ले रहे हैं तो डॉलर 600 mg के ले रहे हैं, कोई ऐसे 625 ले रहे हैं, ऐसे होता है ना ऐसे, क्योंकि हमारा वो अडेप्टेशन आ जाता है उसमें, हम उसके आदी हो जाते हैं, अडेप्ट कर लो उसके आदी हो जाएंगे। तो ऐसा हो के लीवर किडनी सब कुछ क्या है गड़बड़ होने शुरू हो जाते हैं फिर। तो ये सारा हो गया, टेबल हो गई पूरी। तो ये डेफिनेशन वाला पार्ट, ये टेबल वाला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अभी आगे बहुत टॉपिक बढ़िया स्टार्ट कर रहे हैं अभी, जिसकी हेडिंग डालोगे नया टॉपिक है पशु चिकित्सा के पायदान या आयाम। पायदान स्टेप एक्सटेंशन में भी 6 स्टेप आते हैं एजुकेशन वाले में, हैं 5 एक 6 है, वो 6 है क्या?
तो पशु के कौन से पायदान होते हैं? हिस्ट्री और है? और कौन से होंगे? और कौन से होंगे महेंद्र? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मोस्टली पहले और दूसरे के लिए पूछा जाता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। सबसे पहले हिस्ट्री होती है। वैसे बड़ा नाम होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मैं सारा कुछ आगे लिखेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो हिस्ट्री होता है, एक जनरल एग्जामिनेशन होता है, एक फिर होता है क्लिनिकल होता है। उसमें मतलब फिजिकल बोलते हैं उसको, थर्ड वाले पार्ट को। फिजिकल वाले में कौन से आएंगे? वो इंस्पेक्शन मतलब आंखों से देखने से हो गया। एक है पाल्पेशन है, पाल्पेशन है, एक है परकशन है, और एक है एस्कल्टेशन है। ये 4 फेमस बड़े नाम है। सबसे पहले आंख से देखा, फिर टंटोल के देखा ऐसे, और फिर ऐसे बजा के देखा। कोई चीज खरीदने जाओ यही काम करा पा, कोई मतलब मटको लेने गया, मटको लेने गया, पहले तो आंखों में देखा भैया लाल किसो दिखे, मैरून सो किसो दिखे, फीको फीको यानी माटी रंगों सो किसो दिखे। पहला जजमेंट क्या होता है? कोई काम होता आंखों से होता है। सबसे पहले कोई काम हो चाहे हम किसी को जानते हैं, ये मटके का नहीं, किसी मान लिया जैसे मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा, अपना पहला जजमेंट क्या अभी हाँ देखना नहीं, अंदाजो लगा अभी हाँ अगलो किसो गए मेरे को नहीं। पहला होता है ना, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। ऐसे हमारे इंस्पेक्टर करता है पुलिस वाला, इंस्पेक्शन नाम उसी से इंस्पेक्टर नाम पड़ा हुआ है। निरीक्षण करता, जांच करता, इंस्पेक्शन करता है। वो एकदम बोला हो गया तगड़ो तगड़ो बोला बेरो पड़ जाओ कौन चोर है। ऐसे बोलता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वापी हाथ मारे हाथ तेल फंस रहे तो चोर है वही मारे हाथ है। ऐसे कोई चोर है ही नहीं, चोर है ही नहीं, वो क्या मारे हाथ है। मैंने तो कोई टेंशन ही को नहीं भी हाथ तेल दाढ़ी को नहीं, मैंने मेरे अच्छी तरह। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है। जैसे मटके की बात कर रहे थे हमें, फिर बाद में हमें पालपेट करके देखा, खुरदरो खाड़दरो तो नया घटाई भी, रंग तो पसंद आ गया, अपन इंस्पेक्शन तो कर लिया आपने। उसके बाद में हाथों तो लगा के देखा नहीं खड़े के कोई कांकरी माटी मुट्टी कोई डली डाली नहर रही रंग में, पालपेट करके देखते हैं, स्पर्श करके देखते हैं, टच करके देखते हैं, उसमें टचिंग होती है उसमें। फिर तीसरे में क्या है, बजा के देखा मटको, खुरदरो को नहीं बजा के और देख लिया सही आवाज आएगी। जो मतीरी बजा के देखेगा नहीं भैया मतीरी मिट्टी है जो भी है। नाड़ुओ तो देख लियो पहली पोती, नाड़ुओ तो कीड़े हो। नाड़ुओ बाद में क्या देखा, बजा के भी देखा बा गिली गिली, अगर उसका नाड़ुओ जो के बरसात में आई है तो सूख क्यों है। बाद में आप कहा तो तावड़े में सीध मार नहीं हो तो मुरझा गिरा नहीं होगी है? तो उसके बाद में तीसरा काम क्या है, हमें उसको बजा के देखना है, मटके को बजा के देखना है। और लास्ट काम एस्कल्टेशन है। फिर आप हम गाल के देखा, माली आवाज देखा, वहां पानी रुके कौन रुके, ये 4 ही काम है। ये स्टेप वाइज बता रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या होता है, इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद में पाल्पेशन होगा, उसके बाद में परकशन होगा, उसके बाद में एस्कल्टेशन। पानी गाल के देख लियो रिसरा से कौन ठीक ठाक सही काम है तो ओके हो गया, फिर आपका फिजिकली एग्जामिनेशन हो गया। ऐसे उसके अलावा 2-4 नाम और भी, बायोप्सी, ब्लोटमेंट, ऐसे और नाम भी मैंने उसमें लिखा रखे हैं, वो भी फिजिकल में आते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन वाला भी आता है क्लिनिकल में। तो हिस्ट्री होती है, उसके बाद में क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। डायग्नोसिस पे बाद में पहुंचते हैं, पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के बाद में एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में जनरल एग्जामिनेशन, फिजिकल, केमिकल, क्लिनिकल, ये 3 टाइप के आते हैं उसमें नाम। उसके बाद में क्या करते हैं, ईटियोलॉजी आता है। ईटियोलॉजी किस वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद में सिम्टम पे जाते हैं, उसके बाद में डायग्नोसिस पे जाते हैं। सारा कंक्लूजन निकालेंगे ना। हिस्ट्री से कुछ चीजें आपने पकड़ी है, 2 नंबर पे लिखेंगे यहाँ पे। एग्जामिनेशन से कुछ चीजें पकड़ी है आपने, एकला अकेलो कण बता दियो भाई मान ली तो आज चीज खाई है, बाजरी खाई है, मान ली तो दलियो खा गई या ज्यादा चाट खा गई, इतना बताने से थोड़ी हमें डिसाइड करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि उसका टेम्परेचर वगैरह। क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो नाम है ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप थर्मामीटर भी यूज करेंगे, रेस्पिरेशन भी देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद में और कोई कारण क्या हो सकता है, एटियोलॉजी क्या है, उसके वजह क्या कारण है। उसके बाद में हम सिम्टम पे जाएंगे, जो उन्होंने बताया वैसे सिम्टम वो दिखा रही कि नहीं दिखा रही। ये चारों काम हो जाएंगे तब 5 नंबर पे डायग्नोसिस आएगा। डायग्नोसिस के बाद में वो प्रोग्नोसिस नाम है, जो
प्रोग्नोसिस नाम है ना। आपने सोच तो लिया, पर ट्रीटमेंट करा कौन करा, सोचांगा पहले। पशुपालक के टीका लगाना पहले आजकल कहने लगे न्यू कि देख लो ठीक हो तो टीका लगा दो, है ऐसे बोलते हैं कि ठीक हो तो टीका लगा दो। अब ये डिसीजन आपको लेना बताना है, मैंने बताऊंगा। आप कोई प्रोग्नोसिस का फेवर या पे ना गुड एक्सीलेंट ऐसे नाम नहीं बताते उसको, अपन तो कहते हैं हाँ 31% चांस लगे, अरे बोला माँ 99% तो आ गई मान लोगे, ऐसे बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है यहाँ पे मेडिसिन में उसका नाम क्या है, प्रोग्नोसिस नाम है उसका। भी आप भविष्यवाणी कर रहे हो कि ठीक कितनी की होगी कि नहीं होगी, उसका नाम क्या आएगा, प्रोग्नोसिस। अब आपने डिसाइड कर लिया, पशुपालक ने कह दिया कोई बात नहीं, मरे तुम्हारी है जीवे तुम्हारी है, फिर ट्रीटमेंट तो करो आएगी थे, तो क्या करेंगे फिर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट से वो ठीक होगी तो बोलेंगे कि अब इसके भविष्य में रोग हो न, इसके लिए क्या करेंगे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए। तो यह सारा आयाम है, ये क्या है, सारे पायदान है। हिस्ट्री से चलेंगे हम कंट्रोल तक जाएंगे, हिस्ट्री से चालू होगा और कंट्रोल तक जाएंगे। तो पहले तो सारे एक साथ ये नाम लिखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हिस्ट्री लिखोगे 1 नंबर पे। वैसे जीके में भी ये नाम है ना हिस्ट्री, मतलब इतिहास, हिंदी लिखना चाहो तो। हिस्ट्री में 3 नाम लिखना है यहाँ पे, पेशेंट की हिस्ट्री, कोमा डिजीज हिस्ट्री 3 नंबर पे है। मैनेजमेंटल, ये पहले मैं लिखवा इसलिए रहा हूँ 8 एक साथ है, ताकि आपको पता लगता रहेगा कि हाँ इतना काम तो मैंने याद कर लिया है। जब भी कभी आप याद करो ना, छोटे क्लास में टाबरा देख खड़े कुकर याद करे, कुकर याद करे जो जरूर पड़े। और एक अगर मतलब स्पाइरल है इसलिए आप फोल्ड करते हो क्या इसको, हैं? मैं कहीं कापी मोड़े देख ले मन रीस आने लग जाए, कापी हो चाहे किताब हो, थोड़ा सा कोई एक न्यू करे न्यू कर चलो कोई पीस आ गया हैं, ऐसे करते हैं, न्यू चक लियो फिर न्यू कर लियो। तो कैसे करते हैं बच्चे, याद है? जैसे ये हेडिंग में यहाँ लिख रखी है ना, मैंने हेडिंग, ये हेडिंग लिख रखी है, जैसे हिस्ट्री के आगे नाम लिख रखे हैं, ये लिख रखे हैं, बाकी करेगा पूरा हाथ रहेगा न्यू। भी हिस्ट्री वाले में कितनी बातें यहाँ पे, 3 बातें ना, वो तीनों याद है नहीं है। भी न्यू करता है तो दिखने ला रहे हैं, फिर उत्तराखंड है इनने ये 8 नाम लिख रखे हैं मैं, तो 8 नाम की बात आगे याद है कौन, पूरा हाथ धरेगा। हिस्ट्री में है 3, फिर न्यू देखा हाँ 3 ही है। ये भी तरीका सही है कि आपको याद है कि नहीं है। सामने ओपन होगा तब तो क्या होता है, आपको दिख ही रहे, आपको लगता है कि याद है, लेकिन बाद में पता लगता है याद नहीं है वो। तो आपको या तो रफ कॉपी में लिखना चाहिए भी, वो अगर आंख में चली न्यू नेकर्स को तो रफ कॉपी ले रहे 8 ना के लिखने की कोशिश करो भी, पायदान कौन से पायदान है, करो वाइज वो पायदान कौन से हैं। तो 3 पायदान होंगे इसमें, किसमें, हिस्ट्री में 3 पार्ट होंगे। हिस्ट्री में एक तो जो हमारा जो पेशेंट है, जो पशु है, उसकी हिस्ट्री लेंगे। एक किस टाइप का रोग है उसकी हिस्ट्री लेंगे, कि उस रोग के लक्षण कब आए, कैसे आए। पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे भी, पेशेंट कैसा है, वो कौन सी नस्ल है, कैसी है। और मैनेजमेंट में आपने क्या उसने गड़बड़ कर रखी है, उसकी हिस्ट्री लेंगे। तीनों कंबाइंड करके एक हिस्ट्री बनेगी। आपसे पूछ सकते हैं, 2 नंबर पे लिखेंगे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है, एग्जाम का मतलब क्या होता है, परीक्षा, जांच है। एग्जामिनेशन तभी किया जाता है कि जांच करें। ये पैटर्न तो बहुत बढ़िया किसने बनाया है। मान लिया एक को सिलेक्ट करना है, इतना आप बैठे हो सारे, एक को सिलेक्ट करना है तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, या तो आप इंटरव्यू ले। इंटरव्यू में कहते हैं पारदर्शिता नहीं होती, ऐसे बोलते हैं ना, पारदर्शिता नहीं होती। आप कहीं मेरे लिए आसपास लग जाए, जो भी है पेपर ले लेंगे तो पता लग जाएगा कि किसके कितने मार्क्स आते हैं।
तभी जो आरपीएससी जो वेटरनरी ऑफिसर के लिए होती थी, आपसे पहले पहले ना उनमें इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू खत्म कर दिए। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हुआ है, तो बढ़िया बात है नहीं। पहले जब मैं सिलेक्ट हुआ तब वहाँ पे 60% तो इंटरव्यू के 40% वहाँ थे सब्जेक्ट के, लेकिन वहाँ 40 का भी कोई योगदान नहीं था। जो इंटरव्यू बेस पे 100% पेपर दे दिया। मान ली 2000 डॉक्टर के लिए 2000 ने पेपर दिया, सीट 400 है तो 800 को सिलेक्ट कर लिया, पेपर में डबल ले लिया। कोई भी पेपर हुआ, आरपीएससी पेपर ले लिया। ये आरपीएससी क्या है? आरपीएससी अब कोई बड़े एग्जाम दोगे तब तो ये नाम आना चाहिए आपको। ये आरपीएससी क्या है? आरपीएससी कब बनी, कहाँ बनी? जैसे आपका बोर्ड कौन सा बोर्ड है जो ये एग्जाम करा रहा है, इसका नाम क्या है? कौन सा बोर्ड है? अधीनस्थ बोर्ड है। अब हम वो थोड़ा सा याद रखा, पूरा याद रखा हुआ नहीं। अब पूरा नाम क्या है अनिल उसका? चलो एक तो ऐड और एक ऐड करो आगे। यही करंट जीके में आएगा आपके। RSS 2 बार है क्या? SS MB। R से क्या है? राजस्थान से। M से, S से, S से क्या है? M से क्या है? अब देखो, इसलिए कहते हैं ना ये चीजें कोई हम लिखते नहीं। आपको करंट जीके की बात करें या एक्सटेंशन सब्जेक्ट की बात करें, अगर पेपर राजूवास बनाती है तो मैं एक्सटेंशन में बताता हूँ, ये सारी चीजें बताते हैं। बाई चांस राजूवास का कोई अगर पेपर बनाता है या फील्ड का कोई डॉक्टर पेपर बनाता है तो राजूवास का कम डाले। जो राजूवास में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर है वहाँ पे, वो अगर पेपर में तो राजूवास कब बनी वो हम एक्सटेंशन में लिखेंगे। राजूवास का पूरा नाम क्या है, अब उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम क्या चेंज हो गया, सब कुछ याद करना है। अब ये के नाम बदल गए तो ये भी मैं लिखाऊंगा आपके बारे। अगर हम भी आप पुरानी धारणा के हिसाब याद करता रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो करंट नाम इसी का है ना। अब नाम चेंज हो गया, कब नाम चेंज हुए, क्यों चेंज हुए, क्या कारण है, सब कुछ बताएंगे वहां पे। तो क्या ये जो आरपीएससी क्या है? सर्विस है, पब्लिक के आगे सर्विस है, फिर कमीशन है वो। हाँ हाँ, कहाँ है फिर ये पता होना चाहिए, कब ये बना ये पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? खटा है बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर, जिलों की नगरी। कहाँ है अनिल? उदयपुर, जयपुर में। मैं अब आरपीएससी पूछ रहा हूँ कोई RSSM भी पूछ रहा हूँ, दोनों ही जयपुर में है। अनिस कन्फर्म? तो गलत हो गया। तो आरपीएससी क्या है? अजमेर में है, जो बोर्ड है वो क्या है? जयपुर में है। लागू देखो तो कोई फर्स्ट ग्रेड कोई हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर का हो, चाहे क्लोज जो कॉलेज प्रोफेसर है उसका एग्जाम हो, चाहे तो आवे ये पर्सन तो। लेकिन नॉर्मली लेको तक की बात थोड़ी है। आप जो बस पे जाते हो, आप टिकट ऑनलाइन कटा हुआ, RSTC क्या लिखा होता है उसपे? अब वही बात है, जैसे उन्होंने बताया अधीनस्थ बोर्ड, अनिल एक जोड़ दियो, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है। वादा टुकड़ा में कोई चीज याद करो। हाँ, वो पूरा 5 अक्षर है उसमें भी, जैसे बोर्ड वाले 5 है उसमें 5 है। तो लेगो देखो जरूरी थोड़ी है ये बस बचाओ ऊपर आगे लिखा हुआ है, वो लेगो देखो रखो बे चीज को। वो भी करंट जीके है, पूछ सकते हैं। तो वो परिवहन मंत्री कौन है वो भी पूछ सकते हैं आपके करंट जीके में। मोटा मोटा जगह लेकर देगा, शिक्षा मंत्री कौन सो है, पशुपालन मंत्री कौन सो है, लेकर देगा रखना पड़ेगा। विमन तो मैं रीस आवे कि मदन दिलावर पर रीस आवे कि वो शिक्षा मंत्री क्या में है। तो रीस आओ तो के जोड़ी थोड़ी बड़े रीस आना हो, पेपर में आओ तो करना पड़ेगा। वो जोराराम कुमावत तो रीस आ बना अच्छा आदमी कौन है क्या बस है। तो जोराराम कुमावत कौन है? कृषि है, पशुपालन मंत्री है। तो लेगो देखो रखना पड़ेगा।
डॉक्टर में जाते हैं तो फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, तो फिजिक्स पढ़नी है तो कोई न्यू थोड़ी कहते हो मैं नेट की तैयारी करूं मैं तो फिजिक्स कौन पढ़ूं, ना पढ़े तो तेरे घर जा फिर और क्या इलाज है तेरे वो इतना तो चौधरी बनाया तेरे प्रॉपर्टी होगी जो भी है तू तेरे कि मैं थार लिया चाहे कि लिया तेरी सग पढ़ना ही चाहे दोनों काम तो नहीं हुए फिर एग्जामिनेशन यहाँ जांच करनी है, आरपीएससी में इंटरव्यू होते हैं, वहां पे आरपीएससी इंटरव्यू लेती है तो 100% थे, अब से पहले मेरे टाइम में 100%, उसके बाद में 60 का किया, अब 0 कर दिया। बहुत बढ़िया बात होगी ना, अब कोई रोक टोक नहीं तो कहता कि जो 100% है नहीं का कै लाख कटा बात करा बार बार नहीं कै लाख में हो जाओ कै लाख में हो जाओ तो पेट्टी पार्टी और बोले फिर लाख लोग को बोला पेट्टी कै पेट्टी लग गई क्या बेटी तो ये गलत पैटर्न था, बहुत ही बढ़िया बात होगी। अब जो तैयारी करेंगे ना, 1100 पोस्ट डॉक्टर की और आने वाली है तो वहां पे 0% है, मतलब इंटरव्यू बेस से खत्म, बिल्कुल 0 कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात होगी। और अभी जो 18 वालों की अभी पोस्टिंग हुई है 22 मतलब 24 में जाके हुई है, वहां 40% था, तो 60% तो योग्यता के हिसाब से आपने कर लिया, 40 में फिर गड़बड़ होगी, अब 0 कर दिया तो बहुत अच्छा काम हो गया। जैसे आपके अभी 0% ही है, आप जो करोगे वही होगा। तो एग्जामिनेशन के आगे नाम लिखना है, पहले जनरल, सबसे पहले सामान्य, जनरल मतलब क्या है सामान्य, सेकंड लिखना है फिजिकल, दूसरा नाम लिखना है फिजिकल, तीसरा नाम लिखना है क्लिनिकल, क्लिनिकल नैदांतिक, ये नाम पीछे लिख चुके हैं, भूल गया कि शुरू पहला पेज लिख रहा है, क्लिनिकल और प्रिवेंटिव दो नाम आए थे। क्लिनिकल की हिंदी क्या थी, नैदांतिक, नैदांतिक नैदांतिक नाम लिखा था। ये फिजिकल क्या है, शारीरिक है, और ये क्या है सामान्य। ये एग्जामिनेशन वर्ड तीनों के साथ जोड़ना है, जनरल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जो क्लिनिकल वाला है ना, उसमें 3 चीजें आएंगी, हिस्ट्री आएगा, जनरल आएगा, फिजिकल आएगा, हिस्ट्री, जनरल और फिजिकल। क्लिनिकल के ब्रैकेट में लिखना, ये तो मैं डिटेल से लिखवा रहा हूँ, वैसे आप सीधा क्लिनिकल याद कर सकते हो। H4 है हिस्ट्री, G4 है जनरल, P4 है फिजिकल। अब देखो इस पेज पे जितना अभी तक लिखा है उस, ये देखो ये हिस्ट्री है, आगे ना यहाँ पे हिस्ट्री, 2 नंबर पे यहाँ क्या लिख रखा है जनरल, 3 नंबर पे क्या लिख रखा है फिजिकल, मतलब सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है। अगर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर दोगे तो सब कुछ आ जाएगा उसमें, मतलब क्लिनिकल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली बात होगी ना, बड़ी चीज है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, हिस्ट्री भी आ जाती है उसके अंदर, इंक्लूड मानते हैं, जनरल एग्जामिनेशन भी इंक्लूड मानते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन भी इंक्लूड मानते हैं, तो सबको एक साथ ही याद कर लेना है। 3 नंबर पर लिखना है ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी ऐसे धीरे धीरे लिखोगे ना, अंग्रेजी अंग्रेजी सारी आने लग जाएगी फिर। ईटियोलॉजी जो पीछे हमने रोगों के प्रकार पढ़ते हैं, महेंद्र वहां बताओ ईटियोलॉजी में क्या नाम लिखे हुए हैं, वो 2 नाम हैं इसमें भी। देखो हिस्ट्री में भी 3 नाम आए, वैसे सीधा याद रखो तो हिस्ट्री किसकी, पशु की देखेंगे, बीमारी की देखेंगे, और मैनेजमेंट की देखेंगे हिस्ट्री। एग्जामिनेशन में भी 3 नाम आए हैं, फिजिकल, जनरल और क्लिनिकल। एटियोलॉजी में हाँ INTRIN एंट्रिंसिक SIC, वो लिख दोगे IN एंट्रिंसिक INTRIN SIC, इनकी जगह दूसरे में X कर देना, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक
इनका मतलब क्या है, आंतरिक की बात होगी, एक्स का मतलब बाह्य कारण, आंतरिक कारण बाह्य कारण। ये 3 नाम नोट हो गया नहीं। चौथा सिम्टम, सिम्टम क्या आएगा, लक्षण। सिम्टम में क्या आएगा, लक्षण बोलते हैं ना, लक्षण। वैसे इटियोलॉजी में रीजन बोलते हैं, अंग्रेजी की बात करें तो रीजन मतलब क्या है, कारण होता है। सिम्टम लक्षण। 5 नंबर पे डायग्नोसिस, DIAGNOSIS। डायग्नोसिस में बहुत सारे नाम हैं। पहला नाम लिखा है HASTYST, शॉर्ट। ऐसे कई नाम हैं। फिर लिखेंगे डायरेक्ट, हाँ अलग अलग है, कोमा लगा रखे है मैंने, अलग अलग नाम है। डिफरेंशियल है फिर FFERENTIAL, डिफरेंशियल। अगला नाम है टेंटेटिव, टेंटेटिव। चार नंबर लिखा है सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक, SYMPTOMATIC। कन्फर्मेटिव, CONFIRMATIVE। और भी हैं, एक नाम है रैपिड, RAPID। प्रिजेम्पटिव, एक नाम है एटियोलॉजिकल, एटियोलॉजिकल। ओपन, अनडिटरमाइंड, नाम तो बड़ा ही हो गया भाई, 2 3 4 जितने भी हैं, लेकिन जो फेमस फेमस है ना, एक तो ये 2 3 याद रखने जरूरी है। ये सारे नाम लिख दिए मैंने यहाँ पे, वैसे इनमें आधे तो हमारे बुक में लिखे हुए हैं और 3 4 और ऐड कर दिए हैं। छह नंबर पे ये लिख लिया कि सारा, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखी है हमने, सब कुछ बाकी है। 1 नंबर से दोबारा स्टार्ट करेंगे, लिख दिया ना। 6 नंबर पे डायग्नोसिस के बाद में क्या आता है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। डायग्नोसिस के बाद में प्रोग्नोसिस आएगा, प्रोग्नोसिस।
प्रोग्नोसिस, PROGNOSIS, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस के आगे इसके जो नाम है वो लिखेंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, गुड के बाद में फेवरेबल, FABOURABLE, फेवरेबल। अनफेवरेबल, अन लगाओगे, अन। अगला नाम है डाउटफुल, डाउटफुल। अगला नाम है बैड या पुअर, अगला नाम है ग्रेव, ग्रेव या होपलेस। हाँ तो अच्छी अंग्रेजी है। इंग्लिश के टीचर पढ़ाते तो बता देना गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे नाम लिखते ना, वैसे ही श्रेणी है ये। जब अपन कहते हैं 80+ नंबर है वो तो एक्सीलेंट है, कैसे ऐसे बोलते ना, डी लाग गई, 75 ऊपर हो गया, डी लाग गई, ऐसा नहीं बोलते क्या? एक यहाँ डी की जगह जी भी लग गई है क्या? और जी के समान है। डी को डिग्री याद कर रहे हैं, लेकिन जी को ग्रेस याद रखें। हमारी सोच ऐसे रहती है। और जी ये फॉर्म होते हैं भी क्वालिटी किसी के, कोई सामान किसी का, हाँ बेस्ट क्वालिटी है क्या, गुड है क्या, गुड मतलब अच्छा, ठीक ठाक है, ज्यादा बढ़िया को नहीं। तो एक्सीलेंट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 2-3 नाम ऐड कर दिए, जैसे पुअर में बैड नाम ऐड कर दिया, ग्रेव नाम लिखा हुआ है पहले, होपलेस भी उसको कहते हैं। फेवर में है मतलब क्या है, चांस है भी फेवरेबल है और ठीक हो जाएगा, घबराओ ना कहे। ये अनफेवर है, कोई क्या कौन सा के डाउटफुल है, ये भी संदेह में है। ये तीनों एक जैसी बातें हैं। यहाँ बिल्कुल ठीक के चांस, परसेंटेज घटता जाएगा। यहाँ अगर 100% चांस है तो यहाँ 0% के आसपास पहुंच जाएगा। ये एक्सीलेंट का मतलब पशु 100% ठीक हो जाएगा, घबराने कोई बात ही को नहीं। तो ये 6 नंबर है। 7 नंबर पे ट्रीटमेंट करेंगे हम। अब जाके ट्रीटमेंट नाम आया है। ट्रीटमेंट, उपचार, निदान। निदान क्या है? इलाज। उपचार, इलाज, ट्रीटमेंट है। लास्ट क्या रह गया? लास्ट क्या रह गया है? ये सब दाना काट के देगा। ये संगा ताड़ लाओ चाहिए। हाँ प्रिवेंटिव। 8 नंबर पे क्या है? प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो ये भूमिका बनाई है सिर्फ हमने अभी तक, है ना। ये चीज पढ़नी है अपन है, 1 से लेके 8 तक चलेंगे, सबके बारे बारे से पढ़ना है। जैसे हम बुक की पहले बात करें, हिस्ट्री बताया, नाम बताया मैंने, कभी उसके बारे में लिखवाया नहीं। तो ये पूछा जाता है कि पहला पद कौन सा है, जैसे वहां पे पायदान पूछते हैं ना एक्सटेंशन में, तो पहला पायदान कौन है? यहाँ पे हिस्ट्री है। सेकंड एग्जामिनेशन, आपको यहाँ क्रम वाइज जैसे याद रखना है। लगभग कोई पेपर में पूछे हैं, मैंने देखे हैं 1-2 बार यहाँ पेपर में से, तो पहला या दूसरे के बारे में याद रखना है आपको। आगे तो वो सोच के हिसाब से डाउटफुल वाली कंडीशन है। कोई कह देगा कि मैं प्रोग्नोसिस को पहले मानूंगा, डायग्नोसिस को बाद में मानूंगा, ये बाद वाली बातें छोड़ दो। चाहे आप लास्ट वाला आपको पता होना चाहिए, लास्ट में तो कंट्रोल ही होता है कोई चीज का। पहला और दूसरा, और खासतौर से पहला याद रखना कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है,
हिस्ट्री से। इतना याद है ना तो आपके लेवल की काफी बड़ी बात हो जाएगी, ये भी पता नहीं मिलता। तो ये जो मैंने अभी 8 पॉइंट लिखाए ये डिग्री लेवल की बात के हिसाब से लिखाए हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे भी हम पूछेंगे ना तो भी वो नहीं बता पाएंगे। उसके बेस पे मैंने ये 8 नाम ऐसे सेटिंग की है इनकी पूरी। तो 1 नंबर स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री हेडिंग डालोगे। लिखोगे पशुओं का इतिहास लेना, पशुओं का इतिहास लेना। इसी में कोमा लगा के आगे लिखोगे पशु चिकित्सा के लिए जरूरी होता है। पशु चिकित्सा के लिए जरूरी होता है। पशु चिकित्सा बात करें, पशु या मेडिसिन की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, पशु चिकित्सा मतलब पशु का इलाज की बात हो रही है। ये पशु का इलाज करना है तो आपको क्या लेना जरूरी है? इतिहास लेना जरूरी है। इसी में आगे लिखोगे पशु के इलाज के लिए हिस्ट्री लेना पहला पायदान या स्टेप, STEP। हिस्ट्री लेना पहला पायदान या स्टेप, STEP है। तो ये अंडरलाइन कर देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप बताओ, ट्रीटमेंट की बात करें, पशु चिकित्सा की बात करें, हमने एडिंग क्या डाली थी स्टार्टिंग में? पशु चिकित्सा के पायदान, पशु चिकित्सा के पायदान। क्योंकि आगे लिखोगे क्योंकि एक पशु चिकित्सक हिस्ट्री के माध्यम से पशु की स्थिति को समझकर उसके रोग के निदान की सूचना तैयार करता है। कोई रोग है, निदान मतलब क्या है? निदान का मतलब क्या है? डायग्नोसिस। हमें दिमाग में चलेगा ना, जैसे जैसे पशुपालक बता रहा है वैसे वैसे हमारे दिमाग में चालू हो जाएगा। साथ में तो हम डायग्नोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, उस टाइम में निदान की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ में अपन ये सोचने लगा बैग में वो टिक्को है को नहीं, बैग में वो टिक्को है को नहीं। अभी सोचा जो ट्रीटमेंट करे नहीं, अपन जो जो उत्तर मिलने लगे नहीं, पशुपालक नहीं क्या भी हाँ आज चीज नहीं हो रही है, ब्याही है देखो नाड़ मोड़ के बैठ गई। अपन सोचा बट कैल्शियम तो कहना है ही को नहीं, अब इनके फिर दिमाग में मंगानी पड़ेगी। तो दिमाग में सूचना तैयार होने लग जाती है इससे। इसके साथ साथ आगे लिखना है हिस्ट्री लेना, इसके साथ साथ हिस्ट्री लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लिनिकल जांच, CLINICAL, क्लिनिकल जांच मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पशु अपने लक्षण प्रकट नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात होगी ना। हमने ना टेम्परेचर वगैरह देख लिया तो भी अपन पता ही कौन लगा रहे हो, तो सब इम्पोर्टेंट बात होगी। हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखती है इसके लिए। इसलिए आगे लिखोगे इसलिए पशु चिकित्सक को बिल्कुल
सही व स्टिक, सही व स्टिक हिस्ट्री तैयार करनी चाहिए। ताकि समय पर रोग का निदान व उपचार हो सके। और पशुपालक आर्थिक नुकसान के साथ पशु की क्षति से भी बच सके, के साथ पशु की क्षति से भी बच सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना, ऐसे कभी नहीं करना। आमतौर पे ऐसे सुनते हैं ना, कब थे तो देख के लगाए टीका कर, हमारा पहले डॉक्टर है वो तो पहली गली में टीका भर ले, ऐसे सुनते हैं। अजीब बात है ना भाई, आपके पास टाइम नहीं है तो नटी जाओ सीधा ही, ट्रीटमेंट को नहीं हुए। हाँ थे फोन करे यदि मैं समझ गया न्यू और कह दे फिर थे फोन करे यदि मैं समझ गया भी हाँ दिक्कत है जब मैं गली में टीका भर ले। तो हिस्ट्री लेना जरूरी है, हिस्ट्री थोड़ी बहुत अधूरी रह जाती है। आपकी लैंग्वेज मैंने पहले ही बताया, तो वो सारा कुछ आगे लिखेंगे इसमें। लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। पशुपालक शर्माण लाजे बताने में अपन को भी बैठा अंग्रेजी जाके कौन बोलनी, देसी लोकल जो लैंग्वेज है ना वहाँ, जो वहाँ की लैंग्वेज है उसके हिसाब से बात करनी है। जिस रीजन में आप, अगर राजस्थान में जो आजकल वो मैं मोदी हूँ, प्रदीप हूँ, बात करो नहीं बैठे जोधपुर है, तो मैं प्रोनाउंसिएशन सारा चेंज है, वो अजीब बोला क्यों करी कि वहाँ लोकल लैंग्वेज हो गया ना अलग अलग। बड़ा ही दस्त ने किमी कहता होगा अलग अलग है ना, तरडो देख तरडो करेगा, ऐसे बोलते हैं वो है। हाँ तो अजीब लगता है ना, वहाँ की लैंग्वेज में बोलना जरूरी है उसको, नहीं तो वो नहीं समझेंगे। फिर जहाँ की जो लैंग्वेज है वैसे बोलनी जरूरी है वो तो लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। इसी के आगे लिखोगे हिस्ट्री की महत्वता इसलिए भी है, हिस्ट्री की महत्वता इसलिए भी है क्योंकि पशु ने अपना दर्द बयां कर सकता है, पशु ने अपना दर्द बयां कर सकता है और न ही अपनी समस्या के ब्रैकेट में लक्षण लिखना, लक्षण ब्रैकेट बंद बता सकता है। नहीं तो वो बता सके, बोल कौन सके नहीं तो नहीं तो बता सके मेरे की तो दर्द है ना, न्यू कह सके मेरे नहीं वो लक्षण आयो काल तो मेरा वो लक्षण हो, आदमी डॉक्टर कन जाए वो तो बता दे बात है। आगे लिखेंगे क्योंकि पशु बोल नहीं सकता इसलिए एक पशु चिकित्सक को पशुपालक के माध्यम से पशु को क्या क्या परेशानियां हैं हिस्ट्री के माध्यम से पता चलती हैं। ये तो यहाँ पे सिर्फ हमने भूमिका बनाई है, हिस्ट्री के बारे में आगे हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, ऐसे अंग्रेजी में लिख दो
मेथड मतलब विधि, मेथडोलॉजी बोलते हैं इसको ऐसे, ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। टेकिंग मतलब लेना, हिस्ट्री लेने की विधियां, ऐसे लिख सकते हो। लिखोगे इसमें, पशु चिकित्सक को पशुपालक के साथ विनम्र व्यवहार व अच्छे तरीके से उसका अभिवादन, विनम्र व्यवहार व अच्छे तरीके से उसका अभिवादन स्वीकार करना चाहिए। महा कौन पढ़नो, विनम्र व्यवहार मतलब क्या है, तो महा कौन पढ़नो, जमा राम है नहीं, राम राम जी कर सकते हैं इतना तो। अभिवादन का मतलब यही है कि रिस्पेक्ट कैसे करे आपको उसके साथ है। ये तो महा पढ़ते है, ये तो वालों को राम 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 अंड भी हो राम राम तो है, ओके बोले ठीक हो जाए। ऐसे सुना है मैंने कहीं, किसी ने पूछा पशुपालक तो पूछेगा डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे, तो क्या मैंने कह ऐसे रियल में कहा उसने, थाने बुलाया खतरे पे ठीक हो जाएगी ना हो जाएगी। विनम्र व्यवहार के साथ साथ रिस्पेक्ट मतलब अभिवादन भी अच्छा, जैसे वो कह रहा है राम राम तो थाने ठीक तो मैं स्वागत करना राम राम को, इग्नोर कौन करना, कहना मतलब ये हमें बात ना देखी कौन करना, तो उससे क्या तालमेल, वो पहले ने बोलागा नहीं तो अपन के फील होगो यहाँ वो हिस्ट्री सी हिस्ट्री बताओ, फिर ये काम जो लाइन लिखी है ये अगर नहीं करेंगे तो अब जो लाइन लिख रहे हैं ना वो हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर पशुपालक हिस्ट्री अपनी सही नहीं बताएगा तो आपका डायग्नोसिस खराब हो जाएगा, ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा, सब कुछ ही खराब हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे करना जरूरी है, पीछे थे किमी हो चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो चाहे तो आने कौन करना आगे, ताकि क्या काम आएगी ये बात अभी लिख रहे हैं, ताकि पशुपालक सही हिस्ट्री बताने में कतराए नहीं, और पशु चिकित्सक या परिचारक को कूटनीति, यहाँ चाणक्य वाली बात आ गई, कूटनीति व चातुर्य को काम में लेना चाहिए। मतलब बोलने का तरीका विनम्र जरूरी है, नहीं तो वो सही हिस्ट्री नहीं बताएगा तो डायग्नोसिस खराब हो जाएगा। कूटनीति चातुर्य का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कई बार हम सीधा पूछ लेते हैं पानी पियायो कि तो वो कौन पियायो, अपन कहेंगे पानी कितना पियायो जो वो बता देगा, अपन कहेंगे नहीं भी पानी पियायो कि जब तो वो नट्स कहे, क्यों पहले दिन अपन कह मैंने भी पानी कौन पिया, जब भी ऑपरेशन करने जा बात हो गए है मैंने पहले दिन कह दिया भी चराई ना और पानी ना पियाई, लेकिन अगले दिन वो पानी पिया दे, थोड़ा बहुत दयाल आ जाएगा, भूखी मरे थोड़ा पानी पिया दे चरा दिया, तो अगले दिन मैं घर जानता ही कूटनीति क्या होगी, मैं जानता नहीं होगा पानी कितो पियायो, जब तो वो कहेगा थोड़ा सा पियायो गए, अरे पानी तो कौन पियाओगे जब वो नट जाओ, तो हमें उल्टी लैंग्वेज में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो सही आंकड़ा दे देगा, उसके हिसाब से हम एनेस्थेसिया देते हैं तो ध्यान रखते हैं उसके लिए। इतना ही करेंगे, टाइम हो गया आज तो।